सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन है इनको सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब समझ रहे हैं, इसमें पैथोजन को पूरा बॉडी में नहीं भेजा जाएगा, उसका कोई हिस्सा, उसका कोई प्रोटीन बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मतलब एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन, प्रोटीन ट्रांसफर की जाएगी, ट्रांसफर, या ऐसे लिखेंगे प्रोटीन ऑफ पैथोजन, पैथोजन यूज्ड एज वैक्सीन। वैक्सीन के रूप में पैथोजन की एक प्रोटीन को यूज किया जाता है जो बॉडी में एंटीजेनिसिटी को कॉज कराता है। एंटीजेनिसिटी का मतलब इम्यून सिस्टम को ट्राइगर करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है वो। ठीक है, तो उसमें पूरा पैथोजन को यूज करेंगे, उसके बॉडी का कोई एक पार्ट यूज किया जाएगा, कोई एक प्रोटीन को हम यूज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। जो और ये वैक्सीन देखिए बुक में लिखा गया है, हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक, और सब यूनिट वैक्सीन भी है। समझ में आया? कौन सी? हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है वो सेकेंड जनरेशन में आती है। लेकिन एक कंफ्यूजन करने के लिए लिख दिया है कि ये वैक्सीन आरडीटी से भी बनाई जा सकती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। खासकर ये हेपेटाइटिस वाली जो वैक्सीन है इसको बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं। और फिर थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग पढ़ते हैं उनको डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो जाता है, तो आप समझ लीजिए जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है इनको क्या बोलते हैं? सब यूनिट वैक्सीन। इस वैक्सीन में बॉडी में क्या चीज ट्रांसफर की जाती है? कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन। वो प्रोटीन किसकी हो सकती है? पैथोजन की। अगर कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, ये कोई प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो इस प्रोटीन को क्या करेंगे? इससे आइसोलेट करेंगे और इसको बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, और बॉडी में ट्रांसफर की जाएगी तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तुरंत मेमोरी सेल बना लेगा। समझ में आया? हाँ हाँ, भी करके भेजते हैं। और देखिए ये जो प्रोटीन है, एक तरीका तो यह है पैथोजन से डायरेक्ट प्रोटीन को निकाल करके बॉडी में भेज दीजिए वैक्सीन के तौर पर। दूसरा तरीका यह है, अगर आप प्रोटीन नहीं निकालना चाहते हैं तो पैथोजन से पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस ले लीजिए, डीएनए उसका जीन ले लीजिए, जो जीन इस प्रोटीन को बना रही है उस जीन को लेकर के बायोटेक्नोलॉजी से आप प्रोटीन बना करके फिर वैक्सीन के तौर पे यूज करेंगे। तो इनको जो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। लिख लीजिएगा, मेड बाय आरडीटी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। मतलब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने के लिए इस वायरस से प्रोटीन नहीं लेते हम लोग। ठीक है, सुन लीजिए, फर्स्ट में पूरा पैथोजन यूज किया जाता है, ठीक, होल पैथोजन। सेकेंड जनरेशन में पैथोजन की कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा यूज किया जाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर प्रोटीन या कोई प्रोटीन बना रहा है उसको यूज करेंगे, पूरा पैथोजन यूज नहीं करेंगे सेकेंड में। अब जो प्रोटीन आप इसकी यूज कर रहे हैं, या तो इसके द्वारा बनाई गई प्रोटीन को आप यूज कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं संभव है इससे जीन निकालिए जो प्रोटीन बनाती है इसमें, उस जीन को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोटीन इसकी बनाइए। या तो डायरेक्ट प्रोटीन ले सकते हैं आप इससे, या तो इसकी जीन से, इसमें पैथोजन का जो जीन होता है उससे प्रोटीन बनवा करके बाहर और फिर वैक्सीन के रूप में यूज करेंगे। मतलब प्रोटीन ही यूज किया जाएगा, चाहे डायरेक्ट पैथोजन से ले सकते हैं या जीन के माध्यम से आरडीटी से प्रोटीन बना सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा, सेकेंड जनरेशन में प्रोटीन जो है, प्रोटीन में बी डायरेक्ट आइसोलेटेड, डायरेक्ट
आइसोलेटेड, या तो प्रोटीन को डायरेक्ट आप आइसोलेट करिए, कहां से, फ्रॉम पैथोजन से, और फिर उसको यूज करिए वैक्सीन के फॉर्म में। और दूसरा तरीका क्या है, जीन यूज, जीन फ्रॉम पैथोजन, आइसोलेट जीन, जीन को आइसोलेट करिए, उससे क्या करिए, प्रोटीन बनाइए, और ये प्रोटीन किससे बनेगी, बाय आरडीटी से बनेगी, और फिर ये वैक्सीन के तौर पर यूज हो जाएगा। मतलब प्रोटीन आपको यूज करना है, चाहे डायरेक्ट पैथोजन से ले लीजिए, और चाहे पैथोजन का जीन निकाल करके उससे बाहर प्रोटीन बना लीजिए, बस प्रोटीन यूज करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हेपेटाइटिस वाली आरडीटी से बनती है। ठीक, और तीसरा जो वैक्सीन है वो है थर्ड जनरेशन, ये सबसे एडवांस वैक्सीन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन में कोई बताएगा क्या होता है, डीएनए यूज करते हैं या एमआरएनए यूज करते हैं। डायरेक्ट डीएनए को, पैथोजन का डीएनए लेंगे, डीएनए का एक टुकड़ा, पूरा डीएनए नहीं लेते हैं, डीएनए का एक टुकड़ा लेंगे, फ्रेगमेंट, और उसको बॉडी में भेज देंगे किसी जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी लानी है। ठीक है, उसको वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाएगा, डीएनए को यूज करते हैं। तो फिर वो डीएनए जब बॉडी में पहुंचेगा, वहां जाकर के क्या करेगा, वहां वो प्रोटीन बनाएगा पर्टिकुलर। समझ में आया? हाँ, जैसे बॉडी में जब कोई भी चीज बाहर से ट्रांसफर की जाती है तो आपकी बॉडी सीधे क्या करती है, उसको एंटीजन समझती है। कोई भी चीज बाहर से ब्लड में गई और उसके खिलाफ में क्या करती है, मेमोरी सेल बनाती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो यहां पर हम डीएनए को बॉडी में भेजेंगे डायरेक्ट। ठीक है, डीएनए को बॉडी में भेजा जाएगा, बॉडी क्या करेगी, उसको फॉरेन समझेगी। ठीक है, और उसके खिलाफ में क्या करेगी, मेमोरी सेल बनाएगी और एंटीबॉडी। वो मेमोरी सेल रखी रहेंगी, वैक्सीन का काम करेंगी, फिर कभी अटैक होगा उससे वो बॉडी को बचाएंगे। यहां याद रखिए कि डीएनए को, यहां डीएनए यूज किया जाता है, डीएनए यूज एज वैक्सीन। वैक्सीन में क्या यूज करते हैं, डीएनए, मतलब डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर इन बॉडी, बॉडी में डीएनए ट्रांसफर किया जाएगा और बॉडी में जाकर के वो एंटीजेनिसिटी को पॉज कराएगा, मतलब एंटीजन की तरीके से काम करेगा वो डीएनए। समझ में आया? अब कुछ वैक्सीन में देख लीजिए, कुछ वैक्सीन के एग्जाम्पल, डीपीटी वैक्सीन होती है। डीपीटी 3 बीमारियों का वैक्सीन एक साथ आता है। ठीक है, हो गया ये डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी, ये ट्रिपल डिजीज का वैक्सीन है। ये भी 3 बीमारियों का है। देखिए, डी फॉर क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक, परट्यूसिस, और टी फॉर क्या है, टिटनेस। जो व्होपिंग कफ है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस है और परट्यूसिस है, ये 3 डिजीज का वैक्सीन एक साथ होता है। समझ में आया? ये 3 बीमारियों पर काम करता है डीपीटी का वैक्सीन। और एमएमआर ये 3 का है, मीजल्स, मम्स, रुबेला, मीजल्स, और एम फॉर क्या हो गया, मम्स, नहीं पहला मम्स है, सॉरी, यही ना, कोई भी लिख दीजिए, बात वही, एक मीजल्स होना चाहिए, एक मम्स होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीजल्स लिख दे रहे हैं, मम्स हो गया, रूबेला। मम्स जानते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं बच्चों में होता, खासकर ये हिस्सा में स्वेलिंग आ जाती है। जो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी एक पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि एक तरीके का सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड के टाइप पढ़े हैं ना, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड कान के पास होती है, वो फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, और एरिया क्या हो जाता है, स्वेल कर जाएगा, वो होता है मम्स। मीजल्स होता है खसरा। ठीक है, बॉडी पर रसेस बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, फीवर आता है उसमें। और रूबेला एक वायरस है,
ठीक है, रूबेला वायरस। और बीसीजी वैक्सीन किसके लिए बनाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये वैक्सीन किसके लिए है? वैक्सीन फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए, टीबी। ठीक, तो ये कुछ वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। अब देख लीजिए वैक्सीनेशन में कुछ और बचा हुआ है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट में बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने के लिए पैथोजन से क्या लेंगे? वायरस से क्या लेंगे? हम जीन लेंगे। उस जीन को कहां क्लोन कराएंगे? ईस्ट के प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। हाँ, और कुछ इसमें बचा हुआ देखिए, कुछ नहीं है। एलर्जी आगे सीधे, ठीक है। देखिए एलर्जी देख लीजिए। एलर्जी, एलर्जी ध्यान रखिए कोई डिजीज नहीं है। एलर्जी एक बॉडी का डिसऑर्डर है, ठीक है। बॉडी का फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, ये कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम अपीयर होते हैं, ये डिसऑर्डर है बॉडी का, ठीक। ये बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। एलर्जी का मतलब जानते हैं क्या है? बताइए। हाइपर सेंसिटिविटी या एक्सर्टेड, ठीक है, या ओवर रिएक्टिव ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम करता क्या है? बॉडी में जब कोई पैथोजन जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम का मतलब आपकी बी सेल और आपकी टी सेल या बाकी जो डब्ल्यूबीसी है वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। कुछ उसमें एंटीबॉडी बनाएंगे, कुछ पैथोजन को खा लेंगे, कुछ पैथोजन को डायरेक्ट किल कर देंगे, जैसे टी सेल होता ना। यहाँ पर एलर्जी में जब कोई एंटीजन बॉडी में पहुंचेगा तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव। और एलर्जी में जो एंटीजन बॉडी में एंटर करता है दे आर नॉन हार्मफुल, ये भी ध्यान रखिएगा। हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ लोगों को फूड से एलर्जी है, कुछ को किसी केमिकल से एलर्जी है, कुछ को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। तो वो जिससे एलर्जी होती है, जिस चीज से, उसको बोलते हैं एलर्जन। वो एलर्जन हो सकता है किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक ना हो, तो ऐसा नहीं कि हार्मफुल होते हैं। जिस चीज से एलर्जी होती है, जिस एजेंट से, वो एजेंट हार्मफुल नहीं है, वो नॉन हार्मफुल है। समझ में आया? हार्मफुल नहीं है। लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी कभी क्या करता है, उनके खिलाफ में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा ही एडवांस रिएक्शन शो करने लग जाता है, तो बॉडी में एलर्जी का सिम्टम आने लगता है। समझ में आया? मैं यहां लिख रहा हूं एक एक करके। एलर्जी है एक्साजरेटेड, जरेटेड, या इसी को बोलते हैं ओवर रिएक्टिव, ओवर रिएक्टिव, ओवर रिएक्टिव, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। जानते हैं सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उनसे कोई जरा सा कुछ बोल दीजिए तो रोने लग जाते हैं, है ना। जब बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे ना, कहते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ऐसे कुछ कहिएगा नहीं, इससे तो जो है हंसी मजाक भी मत करिएगा, बहुत सेंसिटिव है, काम वाली बात भी मत करिएगा। यहां पर भी यही है, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव। हल्के एंटीजन के खिलाफ में भी, ऐसा एंटीजन जो नुकसान नहीं करता, नॉन हार्मफुल चीजों के खिलाफ में भी क्या है, इम्यून सिस्टम ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, ठीक। तो बॉडी में कुछ सिम्टम आते हैं। तो एक्सर्टेड या ओवर रिएक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? एलर्जी, ठीक है। एलर्जी किससे होती है? ड्यू टू सर्टेन नॉन हार्मफुल
सब्सटेंस या केमिकल, सब्सटेंसेस या फिर केमिकल से एलर्जी जनरेट होती है, इसको क्या बोलेंगे? एलर्जन। एलर्जी जिससे जनरेट होगी दैट कॉल्ड एलर्जन। तो एलर्जी कॉजिंग एजेंट को बोला जाता है एलर्जन। क्या क्या हो सकता है एलर्जन? देखिए, एलर्जन में पॉलन ग्रेन भी एलर्जी कॉज करा सकते हैं। एलर्जन में क्या है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी है, ठीक है। और किससे है? एनिमल डेंडर, एनिमल DANDER, है ना। डेंडर का मतलब जानते क्या है? हाँ, नहीं, पंखा चल रहा है ओ, हाँ, उनके बाल कह सकते हैं। या मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ठीक है, वो कट गया और उसके शरीर का कोई, एनिमल के शरीर का कोई भी हिस्सा अगर बॉडी में चला जाता है तो उसके खिलाफ में भी स्नेजिंग, कफिंग और ये सारे सिम्टम आते हैं। तो एनिमल डेंडर का मतलब है कि एनिमल, चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों ना हो या कोई भी एनिमल हो, उसके शरीर का कोई छोटा सा टुकड़ा अगर बॉडी में चला गया तो वह एनिमल डेंडर। समझ में आया? और क्या हो सकते हैं? कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। और क्या लिखा है? हाँ, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से भी एलर्जी है, ठीक है। तो ये एलर्जन हो गया। एलर्जी में जो मेन सेल इन्वॉल्व है वो कौन सी है? मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मतलब एलर्जी में जो सेल इन्वॉल्व होती है, सेल इन्वॉल्व, वो कौन सी है? मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ये दो सेल हैं जो एलर्जी में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। जी, इनका रोल है एलर्जी में। ये आपके इम्यून सिस्टम की सेल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही तो हाइपर सेंसिटिव होता है, ठीक। कौन सी एंटीबॉडी बनती है एलर्जी में? IG एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, एंटीबॉडी का रोल। तो उसमें बुक में स्टार्टिंग में लिखा है कि आप जब कहीं नई जगह पर जाते हैं तो आपको कफिंग, स्नेजिंग और वाटरी आईज, ठीक है, रेडिश आई, ये सारे सिम्टम जनरेट होने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस न्यू एरिया में एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक, और उससे एलर्जी जनरेट हो रही है। अब थोड़ा मैकेनिज्म देख लीजिए। अच्छा, एलर्जी के जो सिम्टम हैं वो क्या है? कफिंग, स्नेजिंग, वाटरी आई, रेडिश, लाल लाल चकत्ते बन सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ये सारे सिम्टम एलर्जी के। समझ में आया? कैसे एलर्जी जनरेट होती है? मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म, ये थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। मैकेनिज्म, कैसे एलर्जी आती है, सिम्टम कैसे आता है एलर्जी का। देखिए, ये एंटीजन है। एंटीजन क्या हो सकता है? एलर्जन, जो अभी मैंने लिखा, जिस चीज से एलर्जी होती है वो सब एंटीजन। एंटीजन का मतलब बाहर से कोई भी चीज बॉडी में जा रही है, अगर आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो क्या है? एंटीजन है। समझे? एंटीजन में अब मैं लिखूंगा एलर्जन। एलर्जन जब ये बॉडी में इंटर करेंगे, जैसे बॉडी में इंटर करेंगे, आपकी बॉडी की जो ये सेल हैं, वो आपकी बॉडी की जो बी सेल हैं, वो क्या करेंगी? वो IgE एंटीबॉडी बनाएंगी। तो आपकी बॉडी में IgE एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। किससे बनेगा? बाय बी सेल। बॉडी की जो बी सेल है वो IgE एंटीबॉडी बनाएंगी। समझ में आया? इसके बाद आगे अगर फर्दर ये जो एलर्जेंस हैं, ठीक है, एलर्जेंस बॉडी में एंटर की, IgE एंटीबॉडी बनी और यही IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल पर बाइंड करती है। किस पर बाइंड करती है? मास्ट सेल। तो आगे लिखेंगे बाइंड टू मास्ट सेल। मास्ट सेल और कौन सा? एंड बेसोफिल, जो सेल है मेन, उस पर जाकर के ये बाइंड कर गया। तो यहां एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाई शेप। और एंटीजन का स्ट्रक्चर देखिए, एंटीजन ये बना दिया, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ठीक।
और यहां पर ये इस तरीके से होगा, ये मास्ट सेल है या बेसोफिल कहते हैं, बेसोफिल भी होती है मास्ट सेल। इस पर क्या बाइंड कर गया, इस पर आकर के बाइंड कर गया, देखिए ये एंटीबॉडी, ठीक, और एंटीबॉडी पर क्या बाइंड किया है, एलर्जन, ठीक है, ये एलर्जन बाइंड कर गया, समझ में आया। और ये मास्ट सेल क्या करेंगे, या बेसोफिल हिस्टामाइन और सीरोटोनिन केमिकल को रिलीज कराएंगे, ठीक है। तो यहां मास्ट सेल से हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन केमिकल रिलीज होगा। आप जानते हैं हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर है, ये क्या है, वैसोडाइलेटर, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, ठीक। तो डायलेट करने से उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाती है। तो सूजन क्यों आती है, क्योंकि उस एरिया की खून की नलिका में स्वेलिंग आ जाती है, कारण ये है। तो ब्लड वेसल क्या हो जाएंगे, ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगे, ब्लड वेसल्स डायलेट, ठीक। इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन का मतलब ही है सूजन, और बाकी सिम्टम इन्हीं से अपियर होते हैं, जो ठीक इचिंग है, रेडनेस है, वो सारे सिम्टम इन्हीं से अपियर होंगे, तो एलर्जी के सिम्टम अपियर होने लग जाएंगे, ठीक। एक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, अगर एलर्जी बहुत ज्यादा है, सीवियर केस है, बहुत खतरनाक एलर्जी है, तो उसमें एक समस्या क्रिएट हो सकती है एनाफाइलेक्टिक शॉक, और पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लिख सकते हैं यहां पर, कहीं लिख लीजिएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, SHOC के शॉक, ये क्या है, सीवियर, SEVR, सीवियर केस ऑफ एलर्जी, जब एलर्जी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक, उसमें डेथ भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। होता क्या है इसमें, इसमें इतनी ज्यादा एलर्जी क्रिएट हो जाती है कि आपकी जो सांस की नली है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग होने से क्या होता है कि वो जो रास्ता है जिससे एयर पास आउट होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये दीवार है, इसमें इतना एरिया है, जब इस वॉल में स्वेलिंग आ जाएगी तो ये एरिया क्या हो जाएगा, नैरो, और नैरो होने से एयर का पासेज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुक सकता है, ठीक है, और डेथ हो सकती है, समझ में आया। तो यहां पर इससे क्या हो सकता है, डेथ, डेथ में कॉज, इससे डेथ भी हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं, या एनाफाइलेक्सिस भी कह सकते हैं इसको, समझ में आया। और कुछ देखिए, मैं पढ़ते रहिए, एक बार कुछ बचा हो तो बताइए। हाँ हाँ, ब्लड प्रेशर और कभी कभी डेथ का एक कारण ये भी बीपी कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल जब डायलेट कर गया तो खून की नलिकाओं में जब पाइप ब्रॉड हो जाएगा तो ब्लड बहुत स्पीड से नहीं बहेगा, बहुत स्लो स्पीड से बहेगा। पाइप जब नैरो होता है, ब्लड वेसल जब सिकुड़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो बीपी इतना कम हो जाएगा कि डेथ हो जाएगी उससे, समझ में आया। ब्लड प्रेशर घटने से ब्लड की सप्लाई बॉडी के ऑर्गन को नहीं मिलेगी प्रॉपरली, हार्ट को भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, इसको दवा कौन सी दी जाएंगी एलर्जी को ठीक करने के लिए, एंटीहिस्टामाइन। जो हिस्टामाइन को, देखिए यही हिस्टामाइन की वजह से एलर्जी का सिम्टम आ रहा था, तो एलर्जी को ठीक करने की जो दवा होती है वो इसको रोकना है, तो हिस्टामाइन से हो रहा है तो एंटीहिस्टामाइन, ठीक। एड्रेनलिन भी होती है, नॉर एड्रेनलिन, ये सब ड्रग्स, ठीक है। स्टेरॉइड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पे स्टेटमेंट आ सकता है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड अदर स्टेरॉइड ड्रग्स, ठीक है, उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिनिश हो गया ये।
आगे लिखा गया इसमें मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल। आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी वाली है, ठीक है, अच्छा खाना खाते हैं और टेंशन कम लेते हैं, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, कम हो रही है इम्यूनिटी, ठीक। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी एलर्जी कॉज हो रही है, ठीक है। एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ द एनवायरमेंट। अस्थमा है, आगे ना रेस्पिरेटरी वाले पढ़े हैं, ठीक। प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, तो इससे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए ऐसे डस्टफुल एनवायरमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहना चाहिए हमेशा। समझ में आया? प्रोटेक्टेड का मतलब बाहर जाइए तो कंबल ओढ़ के जाइए, क्यों, ताकि धूल धक्कड़ ना लगे, मास्क लगा के जाइए। आगे है ऑटो इम्यूनिटी, देख लीजिए, ठीक। ऑटो इम्यूनिटी देखिए, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा। क्या होता है इम्यूनिटी का मतलब? प्रतिरक्षा, फाइट अगेंस्ट द एंटीजन और पैथोजन, ठीक। और ऑटो का मतलब अपने ही शरीर के अंदर अपने ही सेल से लड़ाई करना, घर में लड़ाई करना, ठीक। अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को फौरन समझ बैठता है, कभी कभी वो समझ बैठता है कि हमारी बॉडी की सेल नहीं है, ये पराई सेल है, तो उसके खिलाफ में क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। जनरली एंटीबॉडी कब बनती है? जब बाहर से कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया या कोई भी चीज बाहर से बॉडी में जब इंटर करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन यहां एंटीबॉडी आपकी बॉडी की सेल के अगेंस्ट में बनाई जा रही है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी, लिखिएगा इम्यूनिटी अगेंस्ट, इम्यूनिटी अगेंस्ट ओन बॉडी सेल्स, अपनी ही बॉडी की सेल के अगेंस्ट में क्या करना, इम्यूनिटी दे देना, ठीक है। और वो अपनी बॉडी की सेल क्या करती हैं, एंटीजन की तरीके से बिहेव करने लग जाती हैं। समझ में आया? इसका कोई कारण नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी, ये बॉडी की जो सेल है ये क्यों ऑटो एंटीजन हो जाती है, कोई विशेष कारण नहीं है। समझ में आया इसका कोई? हाँ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन एक जगह तो है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म पढ़े होंगे, जब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन घटता है, तो जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक, तो उसमें हॉशिमोटो डिजीज होती है। आपका इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड को खत्म कर देता है, क्यों? क्योंकि उससे हार्मोन बहुत कम बन रहा है। समझ में आया? एक केस तो होता है कि जब हार्मोन कम बनता है तो ग्लैंड अपना साइज बढ़ा लेती है, वाइटर करा देती है। हॉशिमोटो डिजीज में क्या करता है, अपनी ही ग्लैंड को आपका इम्यून सिस्टम मार देता है, उसकी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आया? बाकी इसका कोई विशेष रीजन नहीं है, हार्मोनल रीजन तो है, ठीक। हाँ, किसी को भी हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी, हाँ हो सकता है जेनेटिक, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो इम्यूनिटी अगेंस्ट ओन बॉडी सेल, ऑटो इम्यूनिटी। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल कौन सा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर कहेंगे एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जानते हैं क्या होता है? जो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल जॉइंट समझते हैं, जहां दो बोन जुड़ती हैं, ये जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, बॉल सॉकेट। तो यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, कहते हैं हड्डियों के बीच में लिक्विड है ना यहाँ पर जॉइंट पर, तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन डीजनरेट करने लग जाती है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन को खत्म कर देता धीरे धीरे, तो कह सकते हैं जॉइंट खराब हो जाएगा। समझ में आया? जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस जनरेट होती है, क्योंकि आर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि इन्फ्लामेशन एट द जॉइंट। अगर जॉइंट पर सूजन आ गई है, जॉइंट मूव नहीं कर पा रहे हैं, पेन हो रहा है, वो है आर्थराइटिस। कई तरीके की होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है,
ये रिमेटॉइड है, तो रिमेटॉइड वाली कौन सी होती है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहां पर लिखेगा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी किसके खिलाफ में होती है? अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हाशिमोटो डिजीज। हाँ, हाशिमोटो डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज में ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट किसके लिए होगा? अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड को ही खत्म कर दिया जाएगा। और तीसरा मैस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैस्थेनिया ग्रेविस, इसमें ऑटो इम्यूनिटी किसके खिलाफ में? मतलब इस बीमारी में होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है। न्यूरोमस्कुलर जानते हैं, आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वहां से जो न्यूरॉन जब मांसपेशियों से अटैच होते हैं तो बीच में बनता है एक जंक्शन। ये जंक्शन मसल और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो अफेक्ट होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होगा, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक, ये ऑटो इम्यूनिटी है। कुछ खास नहीं है, और इसमें देखिए ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन लिखा है, तो ना जेनेटिक रीजन भी हो सकता है इसका। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज लिख लीजिएगा। एक है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें ऑटो इम्यूनिटी से होती है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज की बीटा सेल को मार देता है, जिससे इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन को बनाने वाली सेल को मार देगा। ठीक है, तो बीटा सेल अफेक्टेड होती हैं इसमें। अब बीटा सेल कहां होती हैं? पैनक्रियाज में। ठीक है, पैनक्रियाज की है। ये हो गया। अब दो टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक है एड्स और एक है कैंसर। इसको थोड़ा सा इत्मीनान समझ लीजिएगा। ठीक, लिख लिए हैं? अभी तो इसके बाद पहले लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे मोटर न्यूरॉन से तो आएगा संदेश ना। ठीक है, और मोटर एंड प्लेट तुम कह रहे हो, मोटर एंड प्लेट होती है, समझ में आया? जैसे दो चीज होती हैं, एक जैसे दो, जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं वहां पर ये साइनेप्टिकल क्लेफ्ट ही बनता है ना, जंक्शन ये। और यहाँ पर ये नहीं हो रहा, यहाँ पर ये मसल है और मसल है उसके साथ न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला हिस्सा जुड़ रहा है, समझ में आया? सॉरी, ये जो लास्ट वाला एक एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिकल बटन जोड़ रहा है, तो साइनेप्टिकल बटन के लास्ट हिस्से को ही बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। एक मोटर न्यूरॉन है और उसका सबसे लास्ट का पार्ट है, तो मोटर एंड प्लेट है वो। आगे का देखिए, इसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? नहीं, टॉपिक क्या है देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम के नाम से है। ओके, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी का इम्यून सिस्टम पढ़ना है। अभी तक इम्यून सिस्टम में आप केवल बी सेल, टी सेल और WBC जान रहे थे, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी देती है, जो भी चीज इम्यूनिटी दे रही है, जो ऑर्गन
जो टिश्यू या कोई सेल इम्यूनिटी दे रही है सबको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? इम्यून सिस्टम में ऑर्गन भी हो सकते हैं जो इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम में सेल्स हो सकती हैं जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देती हैं, टिश्यू हो सकते हैं, समझ में आया? टिश्यू और एंटीबॉडी हो सकता है। और क्या हो सकता है? एंटीबॉडी मतलब कुछ प्रोटीन हो सकती है जो बॉडी में इम्यूनिटी देती है। इतनी चीजों से बॉडी में इम्यूनिटी आती है। ऑर्गन, अब ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? तो ऑर्गन में पढ़ेंगे कि बोन मैरो है। बोन मैरो क्या है? एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, एक ऑर्गन, ठीक है, बोन मैरो। और थाइमस, थाइमस, ठीक है। सेल्स में पढ़ेंगे पूरा सेल्स में लिख दे रहा हूं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में सब कुछ आ जाएगा, सारा WBC आ जाएगा, T सेल, B सेल, मैक्रोफेज सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। और टिश्यू में आएगा पेयर पैचेज हैं, पेयर पैचेज, ठीक, समझ में? हाँ, इसी में है माल्ट और काल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, समझ में आया? और एंटीबॉडी पता ही है, ठीक। अब एक ही करके देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इम्यून सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इम्यून सिस्टम, प्राइमरी है इम्यून सिस्टम, ठीक, और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। प्राइमरी इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी। प्राइमरी जानते हैं कौन सा है? प्राइमरी वो होता है जहां पर बॉडी की इम्यून सेल बनती हैं, ठीक है। इम्यून सेल बनती हैं और मैच्योर होती हैं। इम्यून सेल का मतलब समझ रहे हैं? ये WBC ये वाले टी सेल। देखिए, बॉडी की मेन इम्यून सेल कौन सी है? तो T सेल और B सेल, बाकी तो सब है लेकिन मेन नहीं है। तो इन प्राइमरी इम्यून सिस्टम वो होता है, या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से है। यहां पर लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखिएगा लिम्फोइड ऑर्गन लिखिएगा, ठीक है। और ये प्राइमरी लिम्फोइड लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये लिखा लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लिखिएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि यही पढ़ना है लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहां पर लिम्फ सेल, लिम्फो, जहां पर जो है T सेल और B सेल, या जिसको कहते हैं आप इम्यून सेल का फॉर्मेशन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। यहां लिखेंगे इम्यून सेल, इम्यून सेल फॉर्मेशन, फॉर्म बनती हैं एंड मैच्योर, और क्या होती हैं? वो मैच्योर होती हैं, ठीक, बनेंगी भी और मैच्योर होंगी। ये कौन कौन से हैं प्राइमरी? तो प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक, और थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों क्या है? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक। यहां पर T सेल और B सेल, या जो आप जितनी WBC कहते हैं, वो सब बनती हैं और मैच्योर होती हैं। बोन मैरो में T सेल एंड B सेल, इनका फॉर्मेशन होता है। B सेल और T सेल बनती हैं, और साथ में B सेल का मैच्योरेशन भी होता है, B सेल मैच्योर भी होती है। मतलब T सेल और B सेल बनती कहां है? बनती दोनों बोन मैरो में, लेकिन बनने के बाद में जब मैच्योर की बारी आती है तो B सेल यहीं मैच्योर हो जाती है और T सेल थाइमस में मैच्योर होती है। इसलिए T का नाम, इसीलिए T सेल को T सेल कहते हैं, क्योंकि उसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। T फॉर थाइमस, T फॉर T सेल है।
ठीक है। तो थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां डिफरेंशिएट होती हैं या मैच्योर होती हैं। तो टी सेल को हम टी सेल क्यों बोलते हैं ये तो समझ में आया, क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर हो रही है। लेकिन बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर हो रही है, इस वजह से। हाँ बताइए कोई। टी सेल को टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर हो रही है। जो सेल जहां मैच्योर होती है उसका नाम उसी के स्थान से पड़ता है जहां वो मैच्योर होती है। टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में है, इसीलिए इसको बोलते हैं टी सेल। यहां टी, ये टी वर्ड। बी सेल का मैच्योरेशन कहां होता है? बोन मैरो में। तो क्या बी सेल को बोन मैरो की वजह से बी सेल कहा जाता है कि नहीं? इसको बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं बताओ जी। हाँ वो कह रही है, बताओ बताइए। इसका मैच्योरेशन बर्सा और फैब्रिकस एक पार्ट है बर्ड्स में। जैसे सबसे पहले टी सेल का मैच्योरेशन कहां डिस्कवर किया गया था? बर्ड्स का जो क्लोएका होता है, क्लोएका पढ़े ना, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड अनडाइजेस्टेड फूड, क्लोएका बर्ड्स में होता है। यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड के एक ही रास्ता होता है, क्लोएका। तो बर्ड्स में जो क्लोएका है वहां एक पार्ट होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस ये क्या है? ये पार्ट ऑफ क्लोएका, ये है पार्ट ऑफ क्लोएका ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में जो क्लोएका है वहां पर ये आपको पार्ट देखने को मिलेगा। तो बर्ड्स में बी सेल का मैच्योरेशन इसी में होता है और सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था, इसीलिए बी सेल को बी सेल बोलते हैं, ना कि बोन मैरो में मैच्योर होती है इस वजह से। ठीक है, टी सेल को टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थाइमस में मैच्योर होती हैं। लेकिन बी सेल का मैच्योरेशन ठीक है हमारे अंदर तो बोन मैरो में है, लेकिन पहली बार जो डिस्कवर किया गया था वो वहां डिस्कवर किया गया था। और टी सेल का मैच्योरेशन कहां खोजा गया था? थाइमस में। समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं। हो गया? तो ये तो हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? प्राइमरी का समझ में आया, जहां पर इम्यून सेल मतलब बी और टी सेल बनती हैं और मैच्योर होती हैं। और सेकेंडरी वो होता है जहां पर इम्यून सेल अपना काम करती हैं, अपना वर्क करती हैं। और इम्यून सेल का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? पैथोजन से फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं, पैथोजन को मारती हैं। तो ये पैथोजन को कहां मारते हैं? इनका पैथोजन के साथ इंटरेक्शन कहां होता है? कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बॉडी में आपकी डब्ल्यूबीसी पूरे ब्लड में डाल रही है, पूरे ब्लड में है, कहीं पर भी पैथोजन का इंटरेक्शन डब्ल्यूबीसी से हो सकता है, मुकाबला हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है? सेकेंडरी, इन्हीं ऑर्गन में होता है। कुछ जगह आपकी बॉडी में है ऐसी जहां पर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आर्मी का कैंट एरिया होता नहीं है, तो कैंट एरिया में पूरा आर्मी भरी होती है, अगर कोई भी पहुंच गया तो उसको वहीं से खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो आपकी बॉडी में ऐसी कुछ कैंट एरिया हैं जहां पर डब्ल्यूबीसी भरा हुआ है अच्छा खासा, ठीक वहीं से निकल निकल करके पूरी बॉडी में जाते हैं। समझ में आया? तो अगर कोई पैथोजन उस रास्ते से गुजर रहा है तो उसको वहीं से उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सेकेंडरी को ध्यान समझ लीजिए। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? ऑर्गन ये ऐसे ऑर्गन है वेयर जहां पर पैथोजन, जहां पर एंटीबॉडी इम्यून सेल लिखेंगे, इम्यून सेल इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ पैथोजन। जहां पर इम्यून सेल पैथोजन या फिर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मुठभेड़ होती है, उस ऑर्गन को बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, और लिख लीजिएगा यहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। थोड़ा समझते भी रहो, समझते रहिए, ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो सेकेंडरी समझ में आएगा।
अब एग्जाम्पल देख लीजिए सेकेंडरी के कौन कौन से हैं। लिम्फ नोड पढ़े ना, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम यहां पर, ठीक है, यहां स्टमक के पास ग्रोइन एरिया पूरा क्या है, लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में WBC बहुत ज्यादा होती है, ठीक। यहीं से WBC निकल करके ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होती है जाकर के। दूसरा है लिम्फ नोड के बाद स्प्लीन। स्प्लीन को जो बुक में लिखा है, इट फिल्टर द ब्लड बॉर्न पैथोजन, लिख लीजिएगा, इट फिल्टर ब्लड बॉर्न पैथोजन। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे किडनी क्या करती है आपकी, छानती है, अशुद्धियों को छानती है ना, ब्लड को छान करके अशुद्धियों को किनारे, ऐसे ही स्प्लीन है। अगर ये स्प्लीन है, इसमें से जब ब्लड गुजरता है, किससे, ये ब्लड है और ये स्प्लीन है, स्प्लीन से जब ब्लड गुजरता है तो ब्लड में जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको ये स्प्लीन फिल्टर कर देता है। मतलब स्प्लीन से जब ब्लड वापस निकलेगा बाहर कहीं जाएगा तो वो उसमें पैथोजन नहीं रहेंगे। ये ब्लड के पैथोजन को ब्लड बॉर्न, मतलब ब्लड में जो पैथोजन है उनको क्या कर देता है, यहीं से फिल्टर कर देता है, अपने अंदर समा लेगा। क्योंकि इसके अंदर WBC भरा हुआ है तो ये पैथोजन को यहीं मार भी देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ब्लड बॉर्न पैथोजन को फिल्टर करेगा स्प्लीन, और स्प्लीन में WBC है, लिम्फ नोड में भी क्या है, WBC है। ठीक, और इसमें अपेंडिक्स एक पार्ट है, अपेंडिक्स, ठीक है। और कौन सा लिखा है, टॉन्सिल्स, पता है आपको, टॉन्सिल्स ये है। इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में तो ये बढ़ जाते हैं, होता नहीं, सूज जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बढ़ने से, जैसे अगर ये बढ़ गए तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि इन्फेक्शन जब बॉडी में होगा आपके, तो आपकी बॉडी में WBC भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब चोर बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो पुलिस बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो वही चीज है, बॉडी में पैथोजन बहुत ज्यादा आता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी की WBC बढ़ा देता है। तो क्योंकि इसमें WBC कलेक्ट रहती है, ठीक है, तो ये सेल कर जाते हैं क्योंकि WBC बहुत ज्यादा होने लगती है। समझ में आया, उनको पैथोजन से फाइट करनी है क्योंकि इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा हो गया है, तो टॉन्सिल्स होते हैं। और क्या लिखा है, पेयर्स पैचेस लिखा है, पेयर्स पैचेस, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। ठीक, तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। और कुछ है, माइट है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है म्यूकस होता है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ लिम्फोइड टिश्यू भी होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस की मेम्ब्रेन है और पूरी होल एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर वॉल है, इनर वॉल पर लिम्फोइड टिश्यू लगा होता है, उसको बोलते हैं मार्ट। मतलब म्यूकस के साथ में, म्यूकस के साथ लगा रहेगा, म्यूकस एसोसिएटेड है। ये लिम्फोइड टिश्यू आहार नाल के अंदर की सरफेस पर देखने को मिलेगा, म्यूकस के साथ एसोसिएट रहेगा क्योंकि यहां म्यूकस होगा। समझ में आया, क्या करता है ये, इम्यूनिटी। और एक वर्ड होगा माल्ट के साथ साथ गाल्ट। तो गाल्ट का मतलब समझते हैं, ऐसा माल्ट, क्योंकि म्यूकस, माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पूरी एलिमेंट्री कैनाल में है। और जो लिम्फोइड टिश्यू आपका गट में देखने को मिलता है, सॉरी, म्यूकस वाला पूरी होल बॉडी में है। पहले से टेस्ट देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, ये है, देखिए जो माल्ट है, म्यूकस कहां कहां बॉडी में बनता है, म्यूकस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, और इसके बाद में GIT में बनेगा। तो जहां जहां म्यूकस बनता है, ठीक है, उसके साथ लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएट रहता है, उसको बोलते हैं माल्ट। ये 3 जगहों पर बनेगा म्यूकस। और इसी का एक प्रकार है गाल्ट।
इसी का एक टाइप क्या है, गाल्ट है। गाल्ट का मतलब जो गट में देखने को मिलेगा, GIT। अरे भाई माल्ट यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन जो म्यूकस एसोसिएटेड टिश्यू यहां मिलेगा उसको क्या कहेंगे, गाल्ट है। तो गाल्ट इज ए टाइप ऑफ द माल्ट। माल्ट का ये प्रकार है गाल्ट जो गट में देखने को मिलता है। ठीक, कितना हो गया इसमें, जब 4 बज जाएगा टाइम बता दीजिएगा, इसको ऑफ करना है, ठीक है। 4 बजे एग्जैक्ट मैं देख ले रहा हूं, अभी तो 3:35 हो रहा है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, स्प्लीन इज द रिजर्वायर ऑफ द आरबीसी एंड स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का रिजर्वायर भी है और आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है, दोनों है, समझते हैं, लिख लीजिएगा। जो स्प्लीन है वो रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, और दूसरी चीज है ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, आरबीसी है, ठीक है। हाँ सुन लीजिए ध्यान से, इसका मीनिंग समझिए। ये तो पता है कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ इकट्ठी हो जाती है, जाकर के स्प्लीन में, फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते बॉडी से धीरे धीरे बाहर हो जाती है। 120 दिन बाद जब आरबीसी डेड होती हैं तो पहले इकट्ठी होती है कहाँ, स्प्लीन में। और ये तो समझ में आता है। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी का मतलब हमारी बॉडी का ब्लड बैंक है। ये हमारी बॉडी का ब्लड बैंक, लिख लीजिएगा। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी का मतलब है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये बॉडी का ब्लड बैंक है। इसका मतलब समझते हैं कैसे ब्लड बैंक है। जब कभी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो ब्लड आपको, या ब्लड का मतलब ब्लड में चूंकि मेन सेल होती है आरबीसी, मेन सेल आरबीसी है, तो जब आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी या ब्लड की, तो आरबीसी या ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई स्प्लीन से किया जाता है। कहां से, स्प्लीन से आरबीसी सप्लाई की जाती है आपकी बॉडी में। तो कब आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी या कब ब्लड की कमी होती है, हाँ जब, हाँ देखिए यहां लिख सकते हैं, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी ये कब काम करेगा, जब किडनी फेलियर होगा। जब किडनी फेलियर होगा, किडनी फेल हो जाती, जानते किडनी ब्लड बनाती है, बताया था आपको, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो किडनी फेलियर होगा। दूसरा केस है जब ल्यूकेमिया होगा, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में भी क्या होता है, WBC जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। तो इस केस में भी तो ये रिजर्वायर ऑफ आरबीसी के तरीके से काम करता है। एक और लिखा है, माल्ट इज द 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। अंडरलाइन कर लीजिए, पूरी बॉडी में जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, उसका 50% होता है माल्ट अकेले। और कुछ तो बचा नहीं है, लिम्फ नोड ट्रैप हो गया। थाइमस का साइज, जब बच्चा छोटा होता है थाइमस का साइज छोटा होता है, धीरे बड़ा नहीं होता, स्टार्टिंग से बड़ा नहीं है। तो नहीं, ध्यान से, बच्चा जब छोटा है थाइमस का साइज स्मॉल, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है थाइमस का साइज बड़ा, एक मेच्योरिटी आप लोगों की एज तक आते आते थाइमस का साइज प्रॉपर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी अवस्था जैसे जैसे और बढ़ेंगे थाइमस का साइज छोटा होगा, श्रिंक होता जाएगा, इम्यूनिटी घटती जाती है। जितना साइज बिग होगा थाइमस का, क्योंकि थाइमस में टी सेल मेच्योर होती हैं, बी सेल अकेले एंटीबॉडी नहीं बना सकती है बिना टी सेल के, समझ में आया। तो टी सेल की मदद से एंटीबॉडी बनती है।
तो टी सेल का अगर थाइमस का साइज छोटा रहेगा तो टी सेल मैच्योर नहीं करेगी, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगा। तो यही लिखा गया है कि थाइमस साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, पढ़ लीजिए कहां गया वो लाइन। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि कोई बात नहीं है, बट बाय द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी इज अटेन्ड, but by the time of puberty is attendant and वही तो मैं कह रहा हूं, प्यूबर्टी तक बढ़ता है। ठीक है, एक एज तक वो बढ़ता है, इसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। वही तो मैं बता रहा था कि पहले साइज उतना बिग नहीं रहेगा, बिग लिखा है लेकिन धीरे धीरे साइज इंक्रीज करेगा। थाइमस कहां लोकेटेड होती है, जस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन, तो स्टर्नम के जस्ट नीचे और नियर द हार्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए किसी ने पूछा नहीं, इसमें लिखा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, पढ़ लीजिए, लिम्फोसाइट जो है प्रोलिफरेट एंड बिकम इफेक्टर सेल। ये समझ में आ रहा है? ये आपको ऊपर से ही चौथी लाइन पढ़िए, ऊपर से चौथी लाइन पर आइएगा। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो इम्यून सेल है या जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, मैच्योरेशन को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, मतलब ओरिजिन, इम्यून सेल या लिम्फोसाइट की ओरिजिन और उनका मैच्योरेशन कहां होता है, प्राइमरी में, लेकिन उनका प्रोलिफरेशन जो होता है वो सेकेंडरी में होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब समझते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई होना। WBC अपना जो नंबर बढ़ा रही है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में करती है। ठीक है, तो वहां पर प्रोलिफरेशन का मीनिंग लिख लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन है, प्रोलिफरेट करना। और ये भी लिखा है टू बिकम विच, जब लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो लिम्फोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इफेक्टर सेल में। देखिए जैसे मान लीजिए ये एंटीजन है, ये हो गया एंटीजन, और आपकी बॉडी में इंटर किया तो आपकी बॉडी की जो लिम्फोसाइट है, क्योंकि मेन सेल तो यही है ना लिम्फोसाइट की, अरे मेन सेल बी सेल और टी सेल, और बी सेल और टी सेल क्या है, लिम्फोसाइट है। तो आपकी बॉडी की जो लिम्फोसाइट है ये तुरंत क्या करेंगी, ये इफेक्टर सेल बन जाएंगी, दे बिहेव लाइक द इफेक्टर सेल। लिम्फोसाइट बनती हैं प्राइमरी में, मैच्योर होती हैं प्राइमरी में, लेकिन प्रोलिफरेट कहां होती हैं, सेकेंडरी में जाकर के। जब सेकेंडरी में प्रोलिफरेट होती है और सब सेकेंडरी में इनका मुकाबला एंटीजन से होता है, क्योंकि एंटीजन से WBC का इंटरेक्शन कहां होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो जैसे इंटरेक्शन होगा तुरंत ये कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल का मतलब समझ रहे हैं, प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल है, हमने आपको एक चीज बताया था कि जब एंटीजन अटैक करेगा बी सेल पर, तो हमने कहा था बी सेल दो पार्ट में डिवाइड होंगी, एक है मेमोरी सेल बना लेती हैं और एक बनाती हैं प्लाज्मा सेल। ये इफेक्टर सेल वही प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम है। जो सेल एंटीबॉडी बना सकती है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा सेल या इफेक्टर सेल। तो कहीं लिख लीजिएगा, इफेक्टर सेल के आगे लिखिएगा प्लाज्मा सेल है वो। प्लाज्मा सेल मतलब जिससे क्या बनेगा, जिससे एंटीबॉडी बनता है। तो प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम इफेक्टर सेल, मतलब वो सेल इफेक्टिव हो जाती है, काम करने लग जाती है। भाई देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई WBC अपना काम नहीं करती है, काम कहां करती है, वो सेकेंडरी में। तो इफेक्टिव कहां होती है, सेकेंडरी में जाकर के, इसलिए कहते हैं उसको इफेक्टर सेल है। आगे का टॉपिक देखिए, समझना है।
फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां सिंड्रोम का जो मतलब है वो मल्टीपल डिजीज से है। कोई एक बीमारी एड्स में अटैक नहीं करती है, एड्स में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मल्टीपल डिजीज होती हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि पर्सन अपनी लाइफ में एड्स को एक्वायर करता है। एक लाइन बुक में लिखा, एड्स इज नॉट कॉन्जेनिटल, एड्स बाय बर्थ नहीं होता है। ठीक, लेकिन मां से बच्चे को तो एड्स होता है, वो एड्स नहीं होता है उसको वो HIV पॉजिटिव बच्चा होता है। याद रखिए, अभी इसी को समझाएंगे। समझ में आया? जो कभी भी अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको एड्स नहीं हुआ है, वो HIV पॉजिटिव है। हर HIV पॉजिटिव को एड्स नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि इसको एड्स हो जाए, हो सकता है एड्स ना सिम्टम कभी ना आए, हो सकता है HIV पॉजिटिव का पॉजिटिव ही बना रहे। ठीक, HIV पॉजिटिव अलग चीज है और एड्स का आना अलग चीज होती है। हाँ, मैं बता रहा, देखिए पूरा समझ में आ जाएगा आपको, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तब समझा दूंगा, देखते जाइए इस टॉपिक को। समझ में आया? तो एक्वायर्ड का मतलब क्यों है? क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में, जन्म के बाद अपनी लाइफ में इसको एक्वायर करता है, इस बीमारी को। ये बचपन से नहीं होती है कभी। ये समझ में आया? तो एक्वायर्ड, एडॉप्ट की जाती है, एडॉप्टेड इन लाइफ। ठीक, इसको पर्सन अपनी लाइफ में अडॉप्ट कराता है। आफ्टर बर्थ लिख सकते हैं, बिफोर बर्थ कभी नहीं होता है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, अभी पूछ लीजिएगा जो आप कह रहे हैं, बता देंगे, बस देखते जाइए इसको। ये हो गया। एड्स किस वायरस से है? पहले वायरस के बारे में देख लीजिए। HIV वायरस है। ठीक है, HIV वायरस, पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन में बीमारी करा रहा है, इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, कमजोर बना देता है। ठीक है, ये वायरस, इसलिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। समझ में आया? और ये एड्स जो है वो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है। इम्यून सिस्टम जो कमजोर होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ, जैसे आपने स्किडिक बीमारी पढ़ी थी ना, SCID डेफिशिएंसी से होती थी। वो कॉन्जेनिटल डिजीज है, वो जेनेटिक डिजीज है, वो बचपन से होती है। उसको ठीक करेंगे, लेकिन उससे करेक्ट किया गया जीन थेरेपी से। समझ में आया? वो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी थी। प्राइमरी का मतलब जो बाय बर्थ है, और जो बर्थ के बाद में इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है वो सेकेंडरी होती है, उसमें एड्स है। तो एड्स जो है वो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है। ये क्या है? सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी है। समझा? सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब थोड़ा सा HIV की वायरस की स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक, तब इसको आगे बढ़ते। देखिए, इस वायरस में ये पहले समझिए कैसा वायरस है। इसको थोड़ा सा आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बुक में लिखा तो है लेकिन आपको एक्स्ट्रा समझ लेंगे। HIV वायरस RNA वायरस है। कैसा वायरस है ये? RNA वायरस है। बहुत सारे RNA वायरस हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा RNA वायरस है जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखने को मिलता है। सभी RNA वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता है। समझ में आया? RNA वायरस भी है और कंटेन, इसके अंदर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। स्ट्रक्चर को पहले हटा दीजिए, अभी बता दूंगा। देखिए, कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
एंजाइम देखने को मिलेगा। तो यही ब्रैकेट में लिखिएगा कि ऑल आरएनए वायरस, सभी आरएनए वायरस में ये एंजाइम नहीं होता। नॉट कंटेन आरटी एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता है। तब क्या होता है? तब वो अपने आरएनए को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको तो पढ़े होंगे। ये आरएनए से पहले बनाता है डीएनए और फिर डीएनए को होस्ट सेल में ले जाकर के जोड़ देता है, ठीक, और डीएनए मल्टीप्लाई करता है। कभी इसका आरएनए मल्टीप्लाई नहीं करता है। बुक में देख भी रहे होंगे, समझ में आया? जब ये सेल में इंटर करेगा इसका आरएनए, तो आरएनए से सेल के अंदर क्या बनेगा? डीएनए बनेगा होस्ट सेल में, और वो डीएनए होस्ट सेल के जीनोम के साथ जोड़ करके वो मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन बाकी जो आरएनए वायरस हैं वो कभी डीएनए नहीं बना पाते हैं, उनके अंदर भी आरएनए है। तो वो जब इन्फेक्शन करते हैं तो उनका आरएनए मल्टीप्लाई करता है, आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है उनके। भाई आरएनए से भी तो प्रोटीन बन सकती है, डीएनए से भी बन सकती है। तो ये डीएनए के द्वारा प्रोटीन बनवाते हैं, और ये क्या करते हैं? बाकी जो आरएनए वायरस हैं ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये केवल आरएनए से आरएनए ही बनाएंगे सेल में जाकर के, ये डीएनए नहीं बनाएंगे। समझ में आया? ये होस्ट सेल के डीएनए के साथ नहीं जोड़ते हैं कभी भी। तो इनके अंदर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। बताया था ना, जो आरएनए को मल्टीप्लाई कराने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इन्हीं के अंदर होता है बाकी आरएनए वायरस में। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सभी आरएनए वायरस में ये एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। बाकी में कौन सा देखने को मिलेगा? जिनमें ये नहीं है उनके अंदर वो वाला मिलेगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया? एचआईवी वायरस में ये मेन एंजाइम है जो देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाइए। देखिए ये इसके स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखिए, सबसे बाहर लिपिड प्लस प्रोटीन का एनवेलप है। ये एनवेलप वायरस में होता क्या है? वायरस में बाहर प्रोटीन का कवर, अंदर डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के कवर के बाहर भी ये कवर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एनवेलप। जैसे यहां दिख रहा है ये एनवेलप है, और एनवेलप किस चीज का बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन। ये आपको लिपिड दिखाया गया है और प्रोटीन देखिए ये बनेगा। ये एचआईवी वायरस की प्रोटीन है। ये तो इस तरीके से यहां पर आपको प्रोटीन देखने को मिलती है, और ये जो हरे रंग से बनाया गया ये लिपिड लेयर है। दोनों को मिलाकर के एक साथ लिख दिया है लिपिड प्लस प्रोटीन। इसी बुक में डायग्राम में बढ़ा लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अंदर कौन सी लेयर होगी? अंदर प्रोटीन की लेयर होगी, क्योंकि वायरस में प्रोटीन की लेयर होती है। ये एनवेलप सभी वायरस में देखने को नहीं मिलता है। सारे वायरस एनवेलप नहीं है, कुछ ही है। लेकिन ये लेयर जो मैंने अब बनाया ये सारे वायरस में होगी। ये प्रोटीन की लेयर है। ये क्या है? ये प्रोटीन लेयर है। ठीक है, प्रोटीन की एक लेयर। अंदर आरएनए है, इसमें डीएनए नहीं है। क्या है अंदर? आरएनए। कितने आरएनए है इसमें? 2 आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, एक आरएनए और ये दूसरा आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंड होगा कि डबल स्टैंड? सिंगल, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, एक्सेप्शन में डबल है, तो आपको बता दिया था कहां रियो वायरस में। ठीक है, ये आरएनए हो गया। तो 2 आरएनए याद रखिएगा। अब वायरस में अपने कुछ एंजाइम भी हैं। वायरस के पास अपना आरटी एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है? आरटी, अभी जो बताया मैंने, आरटी एंजाइम। वायरस के पास अपना एंटीग्रेज एंजाइम होता है। देखिए एंटीग्रेज का भी काम पड़ता है। ठीक है, ये हाँ एंटीग्रेज एंजाइम। ये क्या है? एंटीग्रेज। और वायरस के पास अपना प्रोटीएज भी देखने को मिलता है। इसके पास अपना प्रोटीएज एंजाइम, मतलब 3 एंजाइम की मदद लेगा। ये तीनों एंजाइम खुद लेके आता है अपने अंदर। जब किसी सेल को अटैक करेगा तीनों एंजाइम अपने पास लेके आएगा। ठीक, अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है वायरस में, इसलिए वायरस सेल नहीं है। वायरस ए सेलुलर है, सेल नहीं है ये, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म नहीं है, के अंदर नॉन लिविंग माने जाते हैं। ये वायरस में जो प्रोटीन देख रहे हैं, इस प्रोटीन का नाम क्या है? GP120 प्रोटीन। GP120 प्रोटीन है। ठीक है, और CD4 रिसेप्टर
सेल पर होता है। समझ में आया? तो ये वायरस की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। 4 बजे नहीं बताइएगा, ठीक, और देख लीजिए। हाँ बताइए, कुछ समझना हो तो बताइए तक। अच्छा रुक जाए, बना लीजिए, रुका हूं मैं। हम तो रुकना ही चाह रहे थे, मैं तो कह ही रहा था बंद कर दे उसको। बंद कर दीजिए, 5-10 मिनट बाद चलाइएगा।